सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन कक्षा में मैंने वाक्य भेद के बारे में बताया कि वाक्य भेद के घटक, उसके अंग, वो उसके बारे में बताया। उसके बाद अगर घटक की बात, जैसे मैंने उद्देश्य और विधेय उसके बारे में बताया था। उसके बाद वाक्य के रचना के आधार पर, जो हमारे पाठ्यक्रम में चलेगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद में 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य अर्थात मिश्रित वाक्य, जिसमें मैंने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य का अध्ययन आपके सामने किया, उसके बारे में समझाया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य भेद का अंतिम भेद, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? देखो, मिश्र वाक्य जिसमें एक उपवाक्य क्या होता है? साधारण उपवाक्य होता है। जिसमें एक उपवाक्य साधारण उपवाक्य होता है, चाहे वो पहले प्रकट हो चाहे बाद में प्रकट हो, ठीक है। और उस पर आश्रित मतलब दूसरा उपवाक्य हो, उस पर आश्रित क्या हो? दूसरा उपवाक्य हो, उस पर अधीन, वह क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। वह मिश्र वाक्य कहलाएगा। दूसरा आश्रित उपवाक्य अर्थात मुख्य उपवाक्य के बिना आश्रित उपवाक्य का कोई औचित्य नहीं है। मुख्य उपवाक्य भी हो और आश्रित उपवाक्य भी हो, तब जाके क्या होगा? पूरा मिश्रित वाक्य बनेगा। केवल एकमात्र आश्रित उपवाक्य से या एकमात्र मुख्य उपवाक्य से अर्थात प्रधान उपवाक्य से हम मिश्रित वाक्य का बखान नहीं कर सकते, मिश्र वाक्य को पहचान नहीं सकते। मिश्र वाक्य के लिए मुख्य उपवाक्य का होना बेहद जरूरी है। जैसे उपवाक्य के 2 भेद हैं यहाँ पे, मुख्य उपवाक्य अर्थात प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। अब यहाँ पर एक श्याम ने लिखा है, देखो इधर श्याम ने लिखा है, ये क्या हो जाएगा? ये पूरा एक प्रधान उपवाक्य बना, एक साधारण उपवाक्य बना, एक साधारण वाक्य हुआ। ये पहला क्या हुआ? साधारण उपवाक्य हुआ कि वह कल आ रहा है। अब दूसरा उपवाक्य आश्रित क्या है? वह कल आ रहा है, वह कल आ रहा है। यहाँ पे ये क्या है? प्रथम उपवाक्य और ये दूसरा क्या है? द्वितीय उपवाक्य। अब कहने का आधार क्या है कि पूरा प्रकट करने के लिए, मतलब पूर्ण रूप से इसको प्रकट करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो है कि ये क्या है? व्याधिकरण है। ये क्या है? व्याधिकरण है। समानाधिकरण तो मैंने पहले बता दिया था, अब ये व्याधिकरण आ गई, तो समुच्चय बोधक अव्यय में व्याधिकरण जो अव्यय हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे पहचान के लिए मैंने सबसे अंतिम में लिखा है कि कैसे पहचाने इसको कि आश्रित उपवाक्य हो रहा है। तो उससे पहले हम उपवाक्य के भेद के बारे में जानेंगे कि प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, 2 उपभेद हैं। 2 क्या है? उपभेद हैं। तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य वे वाक्य जो पूरे वाक्य में पृथक लिखे जाएं, अलग से लिखे जाएं। वे उपवाक्य जो पूरे वाक्य में सबसे अलग से लिखे जाएं, अर्थात जो प्रधान हो, जो मुख्य उपवाक्य हो, जो क्या हो? साधारण हो, जो पूर्ण रूप से साधारण वाक्य हो, जो पूर्ण रूप से क्या हो? साधारण उपवाक्य हो, साधारण वाक्य हो, तथा जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो। तथा मतलब जिसका अर्थ जो है किसी दूसरे पर आश्रित न हो, जो एकमात्र अलग से स्वतंत्र हो, जो क्या हो? स्वतंत्र हो और किसी दूसरे पर आश्रित न हो, किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित न हो, वो क्या कहलाएंगे? प्रधान उपवाक्य। जैसे ये ऊपर लिखा है श्याम ने लिखा है, केवल यहाँ तक श्याम ने लिखा है, ये एकमात्र साधारण उपवाक्य हुआ
और दूसरे पर किसी पर अभी तक आश्रित नहीं है, ये अभी तक किसी पर आश्रित नहीं है। अब देखो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, क्यों, क्या नहीं है, इसका अर्थ श्याम ने लिखा है। अब क्या लिखा है, अब हम पूछेंगे, प्रश्न होता है क्या लिखा है। अब जब क्या लिखा है, वो जब पूरा दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो जाएगा तब जाकर के वो क्या बनेगा, पूरा मिश्रित वाक्य बन जाएगा। अभी तक श्याम ने लिखा है, इतना जो लिखा है मैंने यहाँ पे जो, तो ये अभी तक प्रधान उपवाक्य हुआ, ये अभी तक दूसरे पर आश्रित नहीं है। इसको दूसरे पर आश्रित करने के लिए हमें समानाधिकरण अव्यय की, समानाधिकरण अव्यय की जो है अव्यय मतलब समानाधिकरण अव्यय के जो घटक हैं, जो मतलब अंग, मतलब जो शब्द हैं, जो पद हैं, जो शब्दांश हैं, वो यहाँ पर प्रयोग करना होगा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए। ठीक है, उपवाक्य के अब दूसरा आता है आश्रित उपवाक्य, मतलब वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सके। वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सके। ठीक है, पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकते, जैसे कि वह कल आ रहा है, कि वह कल आ रहा है। अब यहां पर मैंने दो उपवाक्य लिखे हैं, श्याम ने लिखा है और उस पर आश्रित है कि वह कल आ रहा है। अब उसको पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए जो हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का जो घटक है, जो वैधिकरण पाठ है, जो वैधिकरण पाठ है, पाठ वो यहां पर यूज किया है, जो वो प्रयोग किया है। ठीक है ना, विभाजक पद, जो विभाजक या पद हो गया, वैधिकरण बोल दो। तो यहां पर प्रधान और आश्रित उपवाक्य के बारे में आपने जाना, इसकी पहचान क्या है कि जिससे, ठीक है ना, जिससे कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब तक, जब, जहां तक, जिधर, चाहे, मानो, किधर भी आदि। अब ये बात आती है यहां पर कि ये जो पहचान के लिए हमने जो यहां पर ये अव्यय हैं, जो मतलब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बीच मध्य आते हैं, ये जो पहचान के लिए जो मैंने अव्यय लिखे, ये पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर उदाहरण लिख लिया था मैंने, अब इसके तरह से, इसके तरीके से हम दूसरे उदाहरण लिखेंगे ताकि समझने के लिए आपको समझेंगे कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य, और कल को एग्जाम में पूछ लिया जाए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता भी है कि उपरोक्त वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर लिखिए, कि उपरोक्त उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य उपरोक्त वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर लिखिए। तो देखो कैसे लिखना है, जैसे जो ही वह आया, मैं निकल चुका था। मैं निकल चुका था। अब इधर देखो, यहां पर जो ही वह मेरे घर आया, मैं निकल चुका था। ठीक है, मैं निकल चुका था, जो ही वह मेरे घर आया, मैं निकल चुका था। अब मैंने पहले कहा था कि आश्रित उपवाक्य पहले भी आ सकता है, वाक्य पूर्ण वाक्य के पहले भी आ सकता है और अंत में भी, और मुख्य उपवाक्य पहले भी आ सकता है और अंत में भी। दूसरा लिखेंगे हम, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा विचार है, वह जा चुका है। वह जा चुका है। नंबर 3 यहां पर और देखें, देखो इधर, जो ही बरसात हुई,
बरसात हुई, बरसात, बरसात जोर से, बरसात तेजी से, होने लगी तो, बरसात तेजी से होने लगी तो मैं पूरा भीग गया। तो मैं पूरा भीग गया था, या तो मैं पूरा भीगने लगा। तो देखो यहां पर एक और उदाहरण लिख लेते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है ना। इधर देखो यहां पर तीनों लिख लिए, चौथा यहां पर हम लिखें, जितना तुम मुझे डांटोगे, कोमा उतना, कोमा मतलब उतना मैं ढीठ उतना मैं ढीठ होने लगूंगा। ठीक है, जितना तुम मुझे डांटोगे उतना मैं ढीठ होने लगूंगा। अब यहां पर इनसे कभी कभी क्या होता है कि ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे कॉम्बिनेशन आ जाता है कुछ, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे, जब तब। अब ये जो ज्यों ही त्यों ही आता है, जब और के बाद तब आता है, तो ये तब है, त्यों ही है, ठीक है ना। जितना उतना, तो उतना है, ये इनकी जगह कभी कभी कोमा आ जाता है। ज्यों ही, जब, जितना, ये तो आएंगे, ये आश्रित उपवाक्य को प्रकट करेंगे कि भाई ये प्रकट करने के लिए हमें पहचान करेंगे कि आश्रित उपवाक्य है, लेकिन उसकी जगह जो कॉम्बिनेशन वाले आते हैं उनकी जगह कोमा लगा दो। ठीक है, अब यहां पर जितना तुम मुझे डांटोगे मैं ढीठ होने लगूंगा। अब ये उतना जो लिखा है यहां पर, इसकी जगह आप कोमा भी लगा सकते हो। इसकी जगह क्या है, यहां पे कोमा भी लगा सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है उतना। ठीक है, तो पहला लिखो, ज्यों ही वह मेरे घर आया मैं निकल चुका था। अब कोमा लगा दिए यहां पर। अब इस कोमा की जगह आप त्यों ही भी लिख सकते हो, त्यों ही मैं निकल चुका था, वैसे ही मैं निकल चुका था, वैसे ही कर सकते हो। इस कोमा की जगह लगा सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पर हमें आश्रित उपवाक्य छांटना है। ज्यों ही वह मेरे घर आया। हालांकि मुख्य प्रधान उपवाक्य जो है के बाद, प्रधान उपवाक्य पहले भी आता है और बाद में भी, आश्रित उपवाक्य पहले भी आ जाता है और बाद में भी। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, आश्रित उपवाक्य है। क्यों है, क्योंकि ये जो पहचान के लिए हमने जो समुच्चय बोधक अव्यय लिखे हैं, वैदिकरण जो लिखे हैं, समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय तो मैंने ऊपर लिखे थे, उसमें संयुक्त वाक्य में आ गए थे। अब समुच्चय बोधक वैदिकरण अव्यय जो है वो नीचे आ गए, अर्थात ये विस्तृत वाक्य में आ गए। सबसे अंतिम जो भेद है वाक्य भेद का, उसमें आ गए। ठीक है, ज्यों ही वह मेरे घर आया मैं निकल चुका था। ठीक है, तो मैं निकल चुका था, ये तो क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। ये क्या हो गया, मुख्य या प्रधान उपवाक्य। और यहां पर ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, मुख्य या प्रधान उपवाक्य ये हो गया आश्रित उपवाक्य। अब यहां पर ले लें हम, तो जहां तक मेरा विचार है, ये यहां पे ये क्या हो गया, आश्रित। क्यों आश्रित उपवाक्य, मतलब ये जो ज्यों ही है, ये जो ज्यों ही है, ये जहां तक है, ये जो शब्द हैं, ये जो मतलब समुच्चय बोधक वैदिकरण अव्यय हैं, ज्यों ही और जहां तक। और यहां पर अपन ले तो शब्द ही, ठीक है ना। और यहां पर ले जितना, ठीक है, जितना ले
तो ये देखो ज्यों ही जहां तक, तो जितना ये यहाँ से जो ये जो मतलब प्रधान उपवाक्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात यहाँ पर मैं बात करूं कि आश्रित उपवाक्य जो है कि बिना प्रधान उपवाक्य का कोई औचित्य नहीं है मिश्रित वाक्य में, ठीक है। तो यहाँ आश्रित उपवाक्य हो गए, जहां तक ये जो शब्द हैं ये पहचान के लिए मैंने लिखा है, इसके आगे जो शब्द आएंगे, इसके आगे मतलब इनको मिला करके मतलब इन समुच्चय बोधक व्याधिकरण अव्यय को मिलाकर के जो वाक्य की पूर्ति होती है, मिश्रित वाक्य की जब पूर्ति होती है प्रधान उपवाक्य के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे, मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात आती है कि आश्रित उपवाक्य छाट कर लिखिए या मुख्य उपवाक्य छाट कर लिखिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आश्रित उपवाक्य में आपको लिखना पड़ेगा ज्यों ही से जहां तक है, ये जो इनसे इनके आगे इनको मिला करके जो भी जहां तक है, जिधर, ठीक है ना, जिधर तुम जाओगे उधर मैं मिलूंगा, जिधर तुम जाओगे मैं मिलूंगा, ठीक है ना। जितना तुम चिल्लाओगे उतना क्या होगा, विवाद पैदा होगा। जितना तुम चिल्लाओगे कोमा विवाद पैदा होगा, ये भी लिख सकते हो। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, जितना के साथ कॉम्बिनेशन आता है उतना का, लेकिन उतना की जगह कोमा लगा सकते हो। तो जितना तुम चिल्लाओगे ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। क्यों, ये समानाधिक समुच्चय बोधक व्याधिकरण अव्यय से मिलकर वाक्य की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। तो ज्यों ही वह मेरे घर आया, जहां तक वह मेरा विचार है, अब यहां पर बरसात तेजी से होने लगी, अब तो मैं पूरा भीग गया था, जब बरसात तेजी से होने लगी तो मैं पूरा भीग गया था। अगर आप यहां पर आ जाए, अगर यहां पर जब आ जाए, मान लो जब बरसात तेजी से होने लगी, तो फिर ये क्या बन जाएगा, तो ये आश्रित उपवाक्य बन जाएगा। अगर जब नहीं आए, बरसात तेजी से होने लगी तो मैं पूरा भीग गया था, ठीक है ना, तो भी सब जो है वो भी मिश्रित वाक्य का क्या है, अव्यय है, ठीक है। अगर जब नहीं आए और बरसात तेजी से होने लगी तो मैं पूरा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो मैं पूरा भीग गया था। तो फिर उसके लिए अब यहाँ पर आती बात मुख्य उपवाक्य था प्रधान उपवाक्य, तो मैं निकल चुका था, वह जा चुका है, और मैं पूरा भीग गया था। जब मतलब आए, जब जो मतलब वाक्यांश आए, जब मतलब पदांश आए, जब शब्दांश जब प्रयुक्त हो तब, ठीक है ना। तो जितना तुम मुझे डांटोगे उतना मैं ढीठ होने लगूंगा, जितना तुम शोर करोगे उतना, ठीक है ना, जितना तुम शोर करोगे उतना विवाद पैदा होगा। तो उतना की जगह कोई जरूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है उनकी जगह कोमा आ जाता है। कॉम्बिनेशन में एक बार फिर से बता देता हूँ, जब तब, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे, जबकि तब की, जबकि तब की। तो ये जो मैंने बाद वाले जो यूज किए हैं, बाद वाले जो से बताया, जब के साथ तब, तो तब की, त्यों ही, ठीक है ना, इनकी जगह आप कोमा भी लगा सकते हो, इनकी जगह आप कोमा लगा करके वाक्य की पूर्ति कर सकते हो, मिश्रित वाक्य की पूर्ति कर सकते हो, ठीक है। आज आश्रित उपवाक्य के बारे में मैंने बताया आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है वो लेके आएंगे कि हमें वाक्य रूपांतरण, जैसे वाक्य रूपांतरण हो गया, ठीक है ना, तो वाक्य परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया, ये लेके आएंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, या सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, या संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य, ये तीनों फॉर्मेट में लेके आएंगे लास्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।